Hello, my lovely students. A very warm welcome to this amazing platform of learning CUET Wala. And in this Safal 2.0 batch, we are studying together the concept of legal studies. तो लीगल स्टडीज की लास्ट क्लास में हमने बात की थी ह्यूमन राइट्स के बारे में. जल्दी से रिकैप देख लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए. तो पहले हमने ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन के बारे में जाना कि कहाँ से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, किन किन चीजों की बात की गई. जैसे सबसे पहले जिसमें हमने डिस्कस किया था किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि एक राजा कभी गलत नहीं कर सकता. उसको ओवररूल करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? मैग्ना कार्टा इन 1215. फिर हमने इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 की बात की. उसने वहां पर कौन कौन से राइट्स को डिस्कस किया, हमने वो भी बात की. फिर हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कौन से राइट्स इन्फोर्सिएबल हैं, कौन से नहीं हैं. फिर हमने जिसमें जाना था फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सिएबल इन नेचर होते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज हमारे एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं. फिर हमने समझा था फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन्ड है, डीपीएसपीज आपके पार्ट 4 में दिए गए हैं. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमने कहां से ये कॉन्सेप्ट्स बोरो किए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से बोरो किया है, ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर से बोरो किया है, और डीपीएसपीज का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर है. फिर हम बात करी थी हमने लास्ट में कंप्लेंट मैकेनिज्म्स की, जिसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है. वैसे ही शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास रिस्पेक्टिव कमीशंस है. तो ऐसे करके हमने ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है पिछली क्लास में कवर कर दिया था. आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे हमने डिस्कस किए, और लास्टली फिर हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे. तो आज का टॉपिक है विच इज योर लीगल मैक्सिम्स एंड फ्रेजेस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आप करके चले जाओगे तो आपके 7 से 8 सही क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे. इसको मिस मत करना. जितने इंपॉर्टेंट आपके बाकी के टॉपिक्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. लीगल मैक्सिम्स का मतलब, लीगल फ्रेजेस का मतलब, कम से कम आई वुड से 6 to 7 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. तो चलो लीगल फ्रेजेस और मैक्सिम से हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहली चीज क्या है? A legal maxim is a well-established legal idea, proposal, doctrine generally expressed in Latin. तो हमारी जो लीगल मैक्सिम्स होती हैं जनरली लैटिन टर्म्स में होती है, और इनका पर्पस क्या है कि कम शब्दों में आप ज्यादा बात समझा दो. जैसे मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में समझाया था ऑडी आल्त्रम पार्टम. क्या होता है ऑडी आल्त्रम पार्टम? राइट ऑफ बीइंग हर्ड. यानी कि जब भी किसी के अगेंस्ट आप कोई फैसला ले रहे हो, उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो भी अपना पक्ष सामने रख सकता है. फिर हमने इसमें क्या बताया है? वी रेफर टू इट एज अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज टू अवॉइड यूजिंग एक्सटेंसिव डेफिनेशन, कि यहां पर हम एक्सटेंसिव डेफिनेशन ना यूज करके कम शब्दों में अपनी बात को समझा सकें. ठीक है, चलो इसके बाद अब अगली चीज जो है, अब हम शुरू करते हैं लीगल मैक्सिम्स और फ्रेजेस से. तो जहां पर सबसे पहली हमारी जो लीगल मैक्सिम है वो है एड हॉक, जिसका मतलब है फॉर द स्पेशल पर्पस. अब जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा एड हॉक एम्प्लॉयमेंट. एड हॉक पर्पस के लिए हमने किसी को एम्प्लॉय किया है, यानी कि एक स्पेशल पर्पस के लिए इस व्यक्ति को चुना गया है या इसको नौकरी दी गई है. जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है उसकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है. तो एड हॉक मतलब जब स्पेशल पर्पस के लिए हम कोई चीज को करते हैं, दैट इज एड हॉक. देन ऑडी अल्त्रम पार्थम, ये तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. ये कौन से चैप्टर से है? दिस इज फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिस इज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें हमने फेयर हियरिंग के कॉन्सेप्ट में, कि रूल ऑफ फेयर हियरिंग में ये चीज पढ़ी थी दैट नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि बिना किसी को सुने आप उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दे सकते. तीसरा है एक्टोरी इनकम्बेंट ऑनेस्ट प्रोबेंडी, जिसका मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ. ये हम कह सकते हैं दिस इज रिलेटेड टू योर क्रिमिनल लॉ. ये भी मैंने आपको बताया था. जनरली इसको यहाँ पे हम प्लेंटिफ या इसको प्रोसिक्यूशन भी कह सकते हैं. कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है?
या ओनस ऑफ प्रूफ हमेशा बर्डन उस पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है या प्लेंटिफ पे होता है, यानी कि जो व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है, एक्यूजेशन लगा रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर ही होगा। देन एक्टस रियस, एक्टस रिया ये भी आपका क्रिमिनल लॉ का ही है, जिसका मतलब होता है अ गिल्टी एक्ट या फॉरबिडन एक्ट। अब यहां पर हमने एक लीगल मैगजीन पढ़ी थी, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, यानी कि कोई भी एक्ट के लिए अगर आपको किसी को पनिश करना है तो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक्टस रिया का और मेंस रिया का। एक्टस रिया मतलब उसका जो एक्ट उसने किया है वो फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, दूसरा उसका गिल्टी इंटेंट होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट है तो आप उस व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो ये हो गया हमारा एक्टस रिया। आगे चलते हैं इसके बाद, अब है एब इनिशियो। एब इनिशियो क्या होता है? ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अब मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि जिस दिन से ये बना है उस दिन से ही ये खत्म है, उस दिन से ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है आइज ऑफ लॉ, यानी कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, वो सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह गया। अब ऐसे कौन से होते हैं वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट? कैसे होते हैं? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर। तो जब भी आप किसी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से ही उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। अगली है एक्शो पर्सोनलिस मॉरिचर कम पर्सोना, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये भी क्रिमिनल लॉ से रिलेट कर सकते हो आप। मेरा कोई राइट वायलेट हुआ, ये जनरली सिविल लॉ में यूज होता है, ठीक है। मेरा कल को कोई राइट वायलेट हुआ तो उसके लिए एक्शन भी मैं ही लेने जाऊंगी ना, मेरा पड़ोसी थोड़ा लेगा। अब मैं मर गई, मैंने उस पे कोई एक्शन नहीं लिया, मेरा पड़ोसी कहता है मैं लेता हूँ तुम्हारे बिहाफ पे, मैं तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी ये ले लेता हूँ, तुम्हारे नाम आती थी ना ये प्रॉपर्टी, चलो तुम तो मर गए, कोई नहीं मैं इस प्रॉपर्टी को ले लूंगा, इसकी टेक केयर करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का अधिकार था, जिस व्यक्ति का अधिकार या राइट की वायलेशन हुई, वही कोर्ट में उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। उसके बाद अगला है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। ये तो मैंने अभी आपको एक्टस रिया के साथ ही बता दिया, ये आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। ये तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया। इसका मतलब है इंटेंट एंड एक्ट, कैसा? गिल्टी इंटेंट एंड फॉरबिडन एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम। जब तक दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे हम किसी व्यक्ति को क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते। चल आगे चलते हैं। इसके बाद हैबियस कॉर्पस, ये क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में हमने रिट्स पढ़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। जब भी किसी व्यक्ति को इलीगली अरेस्ट कर लिया जाता है या उसके वेयर अबाउट्स के बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट पिटिशन लगा सकते हो हैबियस कॉर्पस की, कि उस व्यक्ति को डिटेंशन से, इलीगल डिटेंशन से रिलीज किया जाए, उसको फ्री किया जाए, क्योंकि उसका अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो वहां पर हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस यूज करते हैं। अगला है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यक्ति देश में रह रहा है, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, कल को वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये क्राइम है, आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमेशा कानून ये प्रिज्यूम करेगा कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कंट्री के अंदर एग्जिस्टिंग लॉज की नॉलेज होगी। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। देन leges posterioris priors contrarias abrogant, later laws repeal earlier laws inconsistent therewith। कोई नया लॉ बना, उसमें उस ऐसी कोई चीज लिखी है जो पुराने लॉज को सेट असाइड करती है, जैसे कि सती प्रथा थी, या हमने फिर नया कानून बना दिया कि आज से सती प्रथा बैन है, या कल को किसी एक पर्टिकुलर चीज की सजा थी 10 रुपए का फाइन, अब उसको हमने कर दिया कि या तो उस पर फाइन लगा दो या उससे कम्युनिटी सर्विस करवा लो। तो अब जो ये पहले वाली पनिशमेंट थी हम उसको सेट असाइड कर सकते हैं और नए लॉज पे काम कर सकते हैं, यानी कि जो नए लॉज हैं दे विल प्रिवेल ओवर द ओल्ड लॉज। देन
कंसेंसस एडिडम वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट का है ये आपका। ये क्या कहता है? अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब दोनों पार्टी एक चीज पर एक तरीके से अग्री करती है। ठीक है, अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मुझे तुमसे घोड़ा खरीदना है, तुम्हारे पास दो घोड़े हैं, एक सफेद है एक काला है, ना मैं मेंशन करती हूँ मुझे कौन सा चाहिए, ना तुम बता रहे हो तुम मुझे कौन सा सेल करने वाले हो, तो अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस तो हो ही नहीं पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो डी फैक्टो क्या होता है? डी फैक्टो होता है एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी स्पेशली व्हेन कॉन्ट्ररी टू नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हमारी कंट्री में हम कहते हैं ना डी फैक्टो है और डी जोरे है। डी फैक्टो मतलब इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं हम उन्हें डी जोरे हेड कहते हैं, यानी कि वो सिर्फ टाइटुलर हेड हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के हेड हैं। असली हेड कौन है? असली सारी पावर कौन एक्सरसाइज करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो डी फैक्टो हेड कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डी फैक्टो। देन डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, इसका क्या मतलब है? लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद ट्रिफल्स, यानी कि छोटे मोटे मामलों पे, ट्रिफल्स पर, जो बहुत ही ऐसी चीज है जो कोई भी एक रीजनेबल मैन सोचेगा छोड़ो यार इसके लिए क्या गुस्सा करना, इसके लिए क्या किसी व्यक्ति को परेशान करना, क्यों केस फाइल करना, तो छोटे मोटे केसेस में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे या कोर्ट विल नॉट कंसर्न विद दी सच काइंड ऑफ ट्रिफल्स। ठीक है, तो छोटे मोटे एक्ट्स की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। देन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये भी आपका हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1, यानी कि आफ्टर द फैक्ट। इसमें क्या बताया था मैंने आपको? जिस दिन आपने कोई ऑफेंस कमिट किया उस दिन जो उस ऑफेंस की सजा है आपको वही सजा अवॉर्ड की जाएगी, उसके अलावा नहीं की जाएगी, चाहे कल को वो सजा बढ़ जाए। बट इसका एक और साइड है, वो ये है कि मान लो आज आपने जो ऑफेंस कमिट किया उसकी सजा थी 10 साल, कल को उसको घटा के 5 साल कर दिया, तो क्या वो 5 साल वाला बेनिफिट ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ut lit pending nihil on obiter, इसका क्या मतलब है? नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। ये आपका टीपीए से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यानी कि जब तक किसी एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई चल रही है, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई सुनवाई चल रही है, तो उस सुनवाई के दौरान आप कहीं पर भी उस प्रॉपर्टी का नया राइट क्रिएट नहीं कर सकते। ना उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच सकते हो, ना किसी को लीज पे दे सकते हो, ना किसी को गिफ्ट पे दे सकते हो। ये पेंडिंग लिटिगेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने टीपीए में पढ़ा था। देन न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम का मतलब है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि कहीं पर भी किसी कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही एसेंशियल हिस्सा होता है कंसिडरेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वैलिडिटी होगी उस कॉन्ट्रैक्ट की? उसे हम कहते हैं न्यूडम पैक्टम। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑलराइट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये कहता है हमारा न्यूडम पैक्टम का प्रिंसिपल। बट इसकी एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, वो क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट मेड आउट ऑफ, एक्सेप्शन क्या है इसका? गिफ्ट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, जहां आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट की है उसे हम एक परफेक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, चाहे वहां पे कंसिडरेशन मिसिंग भी है। देन उबी जस्ट इबी रेमिडियम, यानी कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां कहीं आपका कोई अधिकार है उसके साथ आपको रेमेडी जरूर दी जाएगी। ये आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये आपका टॉर्ट लॉ से रिलेटेड है। टॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस मैक्सिम पर बेस्ड है कि जहां कहीं पर भी आपको कोई राइट गारंटी किया जाता है उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी भी दी जाती है, क्योंकि अगर उस राइट का वायलेशन होगा तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं तो जाओगे ना, तो वहां पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी भी दी जाएगी। लोकस स्टैंडाई क्या होता है? लोकस स्टैंडाई हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में पीआईएल के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था। ये क्या कहता है? राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर द कोर्ट।
जिस व्यक्ति का राइट वायलेट हुआ है उसको अधिकार है कि वो कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने जाके अपने राइट को डिफेंड कर सकता है। राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू अपीयर बिफोर कोर्ट इज द लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अगला है एडजर्नमेंट सिने डाई। इसका क्या मतलब है? एडजर्नमेंट विदाउट अ डे। सिने डाई मतलब इनडेफिनेटली आपने किसी चीज को एडजर्न कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, जैसे हमारी लोकसभा या राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सेशन को एडजर्नमेंट सिने डाई कर दिया, यानी कि आपने अगली कोई डेट ही नहीं बताई कि अब हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, उसे हम कहते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। यानी कि विदाउट असाइनिंग अ फ्यूचर डेट कि व्हेन वी विल मीट, यू जस्ट एडजर्न इट इनडेफिनेटली, दैट इज एडजर्नमेंट सिने डाई। देन एलिबाई। एलिबाई का क्या मतलब होता है? एट अनदर प्लेस और एल्सवेयर, किसी और जगह पर और एल्सवेयर। ये हमने कहां पढ़ा था? दिस वी स्टडीड इन क्रिमिनल लॉ का जो एविडेंस वाला पार्ट है। मुझ पे मान लो एलिगेशन लगी है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया उस दिन दिल्ली में, आप कहोगे मैं तो दिल्ली में था ही नहीं उस दिन। वो क्या है? प्ली ऑफ एलिबाई, दैट आई वाज समवेयर एल्स। देन एमाइकस क्यूरे, इसे हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट। कई मामलों में कोर्ट जो है किसी स्पेशल एडवोकेट की एक्सपर्टीज ले सकता है, किसी और व्यक्ति की एक्सपर्टीज ले सकता है जहां पर उनको उन मैटर्स की स्पेशल नॉलेज नहीं है। टैक्सेशन का मामला हो गया, एनवायरमेंट का मामला हो गया, वेट्स का मामला हो गया, वहां पर उन मामलों में वो अपने फ्रेंड ऑफ कोर्ट अमाइकस क्यूरे की हेल्प ले सकते हैं। देन एपिलेंट। एपिलेंट कौन होता है? पर्सन हु अपील्स। अपील कौन करता है? जो किसी एक लोअर कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। मेरे खिलाफ फैसला आया कि आपको 10 साल की सजा काटनी पड़ेगी, मैं कहती हूं मैंने तो कोई ऑफेंस ही नहीं कमिट किया, मैं क्यों काटूं 10 साल की सजा? तो उसकी मैं अपील कर सकती हूं। तो जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसे हम एपिलेंट कहते हैं। ठीक है, चलो अगला आ गया असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? स्ट्राइकिंग अनदर पर्सन। दिस इज अगेन रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ। तो असॉल्ट में क्या है? हमने टॉर्ट लॉ में दो चीजें पढ़ी थी, असॉल्ट और बैटरी। असॉल्ट में क्या होता है? वहां पर देर इज जस्ट एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी या देर इज फियर ऑफ इंजरी, कि आपको इंजरी कॉज हो सकती है बट आपको एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं होती। जबकि बैटरी में इसका उल्टा है, बैटरी में आपको एक्चुअल इंजरी कॉज हो जाती है। मैं एक तो आपकी तरफ सिर्फ गन पॉइंट करके खड़ी हो जाऊं, आपको डरा रही हूं, मैं गोली मार दूंगी, वो क्या है? असॉल्ट है। जैसे ही मैं शूट कर देती हूँ आपको गोली लग जाती है, वो बैटरी है। तो डिफरेंस क्या हुआ? असॉल्ट में इंजरी नहीं होती है, बैटरी में एक्चुअल इंजरी कॉज होती है। बोनाफाइड। बोनाफाइड होता है जब भी आप कोई चीज अच्छी इंटेंशन से, गुड फेथ से कर रहे हो। इसका ऑपोजिट होता है मालाफाइड, जिसका मतलब होता है बैड फेथ। जब आप बुरी मंशा से कोई चीज करते हो उसे हम बैड फेथ या मालाफाइड कहते हैं। देन वी कम टू कैवियर टेम्प्टर। कैवियर टेम्प्टर ये हमने टीपीए से रिलेटेड है। ये क्या कहता है? लेट द बायर बी अवेयर। अब मैं मार्केट में कोई चीज खरीदने जा रही हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज से रिलेटेड जितने भी वैलिड डाउट्स है मैं उस व्यक्ति से पूछ लूं कि ये कब बनी थी, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्या इससे पहले इस प्रॉपर्टी को ओनर कौन था, क्या तुम्हारे पास इसके सारे राइट्स हैं बेचने के या नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी है? बायर की। सो कैवियर टेम्प्टर का प्रिंसिपल कहता है लेट द बायर बी अवेयर। अगली क्वेश्चन है, अगला जो मैक्सिम है वो है कोअर्जन। कोअर्जन कहां से रिलेटेड है आपका फ्रेज? ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ से लिया गया है। एक अच्छा तरीका भी है, आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो रहे हैं सारे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी हम साथ साथ रिवाइज कर पा रहे हैं, टीपीए भी कर पा रहे हैं, टॉर्ट्स के भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्रिमिनल लॉ के भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा आपका ये टॉपिक्स देख के। कोअर्जन क्या है? टू फोर्स समवन बाय प्रेशर टू डू एन एक्ट। अब मैं आपके साथ धक्का कर रही हूं कि या तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगी या मैं अभी तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी। ये क्या है? ये कोअर्जन है। कोअर्जन मतलब जब भी आप फोर्सफुली किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हो उसे हम कोअर्जन कहते हैं। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वॉइड नहीं, वॉइडेबल। ठीक है। 27th क्या है? कॉर्पस डेलिक्टी, यानी कि द बॉडी और द जिस्ट ऑफ क्राइम। आप किसी क्राइम सीन पे गए, वहां पर जो जो चीजें आपको देखने को मिली, डेड बॉडी है,
वहां पे ब्लड स्टेन्स है, कोई वेपन पड़ा है, सारा सामान टूटा हुआ है, वो क्या है? सिचुएशन ऑफ क्राइम। उसे हम जिस्ट ऑफ क्राइम कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं, कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं, जिसे हम देख के आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ये मर्डर कमिट हुआ है, या ये सुसाइड कमिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे है मैंडेमस। ये अगेन आपकी रिट है जो कहती है कमांड ऑफ कोर्ट। अब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या आपके पास रेमेडी है? आपके पास रेमेडी है कि आप उसके अगेंस्ट मैंडेमस फाइल कर सकते हो, कि कोर्ट में जाओ और कहो वो तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहा, मेरे को इतने दिन हो गए एफआईआर फाइल कराए हुए, 1 महीना हो गया मुझे एफआईआर फाइल कराए हुए, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं की। अब आप कोर्ट में मैंडेमस फाइल करोगे और फिर जो कोर्ट है उस पुलिस ऑफिशियल को कहेगा कि तुम अपनी ड्यूटी फुलफिल करो, वी कमांड यू। मैंडेमस का मतलब क्या हो गया? कमांड ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब अगला मैक्सिम है नेमो डेबिट एसे जुडिक्स इन प्रोपेरिया कॉजा सुआ। नो मैन कैन बी जज्ड इन हिज ओन केस, नो मैन ऑट टू बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा। तो इसका क्या मतलब है? मैंने कोई ऑफेंस कमिट किया और मैं ही सीनियर ऑफिशियल हूँ, मैं ही उसको डिसाइड करने वाली हूँ कि मैंने ऑफेंस कमिट किया या नहीं किया। तो मैं क्या करूंगी? अपने फेवर में डिसीजन दूंगी कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। तो हमेशा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि जो व्यक्ति जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ही शुड नॉट बी द वन जजिंग द आउटकम वेदर इट इज रॉन्ग और इट इज राइट। तो नो वन शुड बी ए जज इन हिज ओन केस। अपने केस में आप खुद ही जज बन जाओ, ये अलाउड नहीं है, ये फेयर जस्टिस नहीं है। देन नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो एटा ओना एडम कॉजा, यानी कि अ मैन शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इसको हम डबल जेपर्डी भी कहते हैं। ये आपके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, राइट्स ऑफ अक्यूज पर्सन। हाँ जी, डबल जेपर्डी क्या है? मेरा किसी केस में ट्रायल चला, मुझे या तो बरी कर दिया गया या मुझे जेल में भेज दिया गया 5 साल के लिए, मैंने वो सजा काट ली। अब जिस एक पर्टिकुलर केस का ट्रायल हो गया, आप मुझे बार बार उसके लिए कोर्ट में नहीं घसीट सकते। वो क्या है? उससे आप मेरा भी जो मेंटल पीस है वो भी खराब कर रहे हो, कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। तो दैट वे इफ समवन इज ट्राइड फॉर वन ऑफेंस, उसका फैसला आ गया है, उसको आप बार बार रीओपन नहीं कर सकते। कुछ केसेस हैं जिन केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, जहां पर आपको ऐसा परमिट कर दिया जाएगा, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम, 31, दैट इज एफिडेविट। एफिडेविट, ये वर्ड टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी जरूर। इसका मतलब है अ रिटन स्टेटमेंट विच इज साइंड एंड स्worn बिफोर अ सॉलिसिटर और नोटरी पब्लिक विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ हियरिंग। आप कई बार किसी चीज को बताने के लिए कोर्ट में एक एफिडेविट प्रेजेंट करते हो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे फादर का नाम ये है, इस प्रॉपर्टी का ओनर ये व्यक्ति है। एफिडेविट का मतलब ये होता है आप उसमें जो भी स्टेटमेंट कह रहे हो वो सच है। अगर आप कोर्ट में कोई एफिडेविट प्रेजेंट करते हो जिसमें आपने जो स्टेटमेंट बोली है वो झूठ है, जो आपको पता है जो स्टेटमेंट आपने दी है वो सच नहीं है, उसके लिए कोर्ट फिर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफिडेविट। नेक्स्ट वी कम टू डैमेजेस। डैमेजेस आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है? इट इज मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। ये क्या होती है? मॉनेटरी, यानी कि पैसे के टर्म्स में। किसी व्यक्ति ने आपका राइट वायलेट किया, कोई आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ के चला गया, या आपके साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं तुम्हें 10 दिन में ये फ्रूट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम इनको आगे सेल कर देना और तुम भी प्रॉफिट अर्न कर लेना। उसने 10 दिन में आपको वो फ्रूट्स ही नहीं सप्लाई किए, आपको लॉस हो गया, तो आप उस लॉस की कॉम्पनसेशन उस व्यक्ति से ले सकते हो, उसे हम डैमेजेस कहते हैं। फिर डेफेमेशन क्या होता है? डेफेमेशन इज अगेन टॉर्ट। ये टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। Which of the following is a tort as well as a crime? Defamation is a tort as well as a crime. So here it is said, defamation means publication of a false statement regarding a person. Defamation का मतलब है मानहानि। जब आप अपनी स्टेटमेंट से, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो इन द आईज ऑफ द थर्ड पर्सन,
इन द आईज ऑफ पब्लिक, आप उसका नाम खराब कर रहे हो, उसकी इमेज खराब कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन खराब कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डेफेमेशन। तो जिस व्यक्ति की इमेज खराब हुई वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, आपसे कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, या हो सकता है उस डेफेमेशन के लिए आपको जेल भी जाना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू एस्टॉपल। एस्टॉपल क्या है? A rule of evidence preventing a person from denying the truth of statement which he made previously. अब मैंने आपको प्रॉमिस किया कि तुम मेरे लिए ये काम करो, जैसे तुम 10 लेक्चर मेरे बिहाफ पे डिलीवर कर दो, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, और मैं तुम्हें इन 10 लेक्चर्स के पैसे दे दूंगी। उसने तो आप अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, उसने वो 10 लेक्चर डिलीवर कर दिए। अब आपने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे रही, तुम मना कर देते डिलीवर करने से, तो क्या आप यहाँ पे अब अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस डिनाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं एस्टॉपल, यानी कि जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज प्रॉमिस की और उस प्रॉमिस के बेसिस पे उसने कोई एक्ट किया, एक्ट परफॉर्म किया, या उसने कोई ऐसी चीज की वो जनरली नहीं करता, उसके लिए आपको उसे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना पार्ट प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द वर्ड फिड्यूशरी। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड है। ये कहता है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट और गुड फेथ। जहां पर कोई रिश्ता ट्रस्ट या गुड फेथ पर बेस्ड है उसे हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। रेस इप्सा लोक्यूटर, ये जनरली टॉर्ट लॉ या क्रिमिनल लॉ में यूज होता है, जहां हम कहते हैं थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जाता है किसी एक्सीडेंट की साइट पे, वहां वो देखता है टायर के स्क्रीचिंग मार्क्स हैं, बहुत दूर तक वो टायर के स्क्रीचिंग मार्क्स रोड पर हैं। वो क्या अंदाजा लगाएगा उससे कि गाड़ी जो थी वो बहुत स्पीड में थी और एकदम से ब्रेक लगे हैं, मतलब कि द पर्सन वाज ड्राइविंग एट अ वेरी हाई स्पीड। तो वहां पर थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, या हमें कहीं पर ब्लड स्टेन्स देखने को मिलते हैं या स्ट्रगल मार्क्स देखने को मिलते हैं किसी की बॉडी पे, तो मतलब कि इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। यानी कि जब कोई चीज देख के हम पता कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज हुई है, उसे हम कहते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर, यानी कि थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। देन सिना क्वा नॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब है विदाउट विच मोस्ट एसेंशियल, यानी कि सिना क्वा नॉन मतलब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फ्री कंसेंट। तो हम कह सकते हैं फ्री कंसेंट इज द सिना क्वा नॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फ्री कंसेंट इज ए सिना क्वा नॉन। सिना क्वा नॉन मतलब बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। चलो अगला है स्टेयर डेसिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से है। टू स्टैंड बाय डिसीजन, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है, स्टेयर से याद कर लेना, ये स्टेयर बन गई, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे, हाई कोर्ट पर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। ये कहता है हमारा स्टेयर डेसिसिस का प्रिंसिपल, कि जो हायर कोर्ट है उसके डिसीजंस हमेशा लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डेसिसिस, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में पढ़ चुके हैं। देन वी कम ऑन टू रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस क्या होता है? अंडर द जज, यानी कि अभी मामले की सुनवाई चल रही है, अभी तक उस पर डिसीजन नहीं आया है, यानी कि द मैटर इज पेंडिंग लिटिगेशन, अभी उसका फाइनल आउटकम जज ने अनाउंस नहीं किया है, उसे हम कहते हैं रेस सब जुडिस। चलो नेक्स्ट है सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब ओन इट्स ओन। ये भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी में मैंने आपको बताया था कि कई केसेस में जनरली कोर्ट कब एक्शन में आता है? जब हम वहां पर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं कि ऐसे ऐसे जी मेरा राइट वायलेट हो गया। बट कई केसेस में क्या होता है, कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन में आ सकता है, यानी कि ऑन इट्स ओन, जहां उसको दिख रहा है कि लोगों के राइट वायलेट हो रहे हैं, जैसे मणिपुर में बहुत वायलेंस हो रही है, वहां लोगों के राइट वायलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वेट नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति पिटिशन डालेगा तभी मैं एक्शन लूं। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो यानी कि अपनी मर्जी से भी एक्शन ले सकता है, उसे हम जो अपने आप एक्शन लेने वाली चीज है उसे हम सुओ मोटो कहते हैं, यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन। अगला है मेंजरिया। मेंजरिया क्या होता है? द क्रिमिनल इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। गिल्टी माइंड, जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था? एक्टसरिया, यहाँ पे उसका पैरेलल क्या है? मेंजरिया। गिल्टी एक्ट या फॉरबिडन एक्ट है आपका एक्टसरियस,
और आपका जो गिल्टी इंटेंशन है, गिल्टी माइंड है, उसे हम मेंजरिया कहते हैं। और ऑफेंस की पनिशमेंट के लिए दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, कंकर करनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव डॉली इनकैपेक्स, ये भी क्रिमिनल लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, जब कोई व्यक्ति क्राइम करने की स्टेट में ही नहीं है, जैसे कि किसी ने किसी व्यक्ति को धक्के से ड्रग कर दिया या उसको इंटॉक्सिकेट कर दिया बिना उसकी मर्जी के, अगेंस्ट हिज विशेस, वहां पे उसे हम डॉली इनकेपेक्स कहेंगे कि ये तो क्राइम करने की स्थिति में ही नहीं था। या कोई व्यक्ति इडियट है या इनसेन है, वहां पर भी हम यूं कहेंगे कि इसको सही गलत की समझ नहीं है, इसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे। या कोई व्यक्ति 7 साल से कम उम्र है जिसकी, उसको भी हम डॉली इनकेपेक्स कहते हैं, यानी कि वो इनकेपेबल है ऑफ कमिटिंग एनी क्राइम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉली इनकेपेक्स। अच्छा जी, अगला है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? एन अथॉरिटी गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, कि मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, विदेश जा रहा हूं एक मीटिंग के लिए, घूमने फिरने अपने दोस्तों फैमिली के साथ, तो मेरे बिहाफ पे मैं किसी एजेंट को, कंपनी के एम्प्लॉय को पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाता हूं कि मेरे बिहाफ पे, मेरी एब्सेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो तुम ये एक्शन ले सकते हो, तुम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हो। उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अटर्नी देना, यानी कि अपनी पावर्स आप किसी और व्यक्ति के हाथ में थमा देते हो, उसे हम पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। क्वांटम मेरिट क्या होता है? एज मच एज इट डिजर्व्स, एज मच एज शी हैज अर्नड। डैमेजेस की मैंने आपसे बात की, कॉम्पनसेशन की आपसे बात की, मेरा राइट वायलेट हुआ, मैं आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकती हूँ। क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल वहां पर अप्लाई होता है, जितना मुझे नुकसान हुआ है उतने ही मुझे डैमेजेस मिलेंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं मिलेंगे। यानी कि जितना आपकी गलती है, जितनी आपकी गलती की वजह से मुझे नुकसान हुआ, अगर मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हूं तो मुझे उसकी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला है क्वी फेसेट पर एलियम, फेसेट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ। इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी। एजेंसी मतलब आप एक कंपनी के ओनर हो, आपने एजेंट्स रखे हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, आप उसके मालिक हैं, और आपके नीचे कई सारे एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब आपका एजेंट कहीं कोई पॉलिसी बेचने जाता है और वो पॉलिसी बेचते हुए वो किसी के साथ फ्रॉड कमिट कर देता है, उस व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए ले लेता है। अब कौन लायबल होगा यहाँ पे? क्या एजेंट लायबल होगा या कंपनी भी लायबल होगी? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी लायबल होगा, क्योंकि एजेंसी के कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। देन क्विड प्रो को, कंसिडरेशन समथिंग फॉर रिटर्न। क्विड प्रो को होता है अदले बदले में कुछ देना, मैंने आपको कोई चीज दी तो बदले में आप भी मुझे कुछ दोगे, दैट इज क्विड प्रो को। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेक्चर डिलीवर करूंगी, बदले में तुम मेरे नोट्स बना देना, वो क्या है? क्विड प्रो को है। देन कोरम, ये हमारी पार्लियामेंट की सिटिंग के उसमें हम यूज करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु हैव टू बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग टू मेक इट वैलिड। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट की मीटिंग में है, जब तक हाउस की स्ट्रेंथ के कम से कम 1/10 ऑफ द लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, उस मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग नहीं कहेंगे। कॉरम मतलब कम से कम इतने लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम मीटिंग को वैलिड मानेंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। रेशो डेसिंडाई, इसका मतलब है रीजन फॉर डिसीजन। जैसे मैंने आपको स्टे डिसीजन का कॉन्सेप्ट बताया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। अब जो जजमेंट है उस सुप्रीम कोर्ट का, उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है ओबिटर डिक्टा और दूसरा होता है रेशो डेसिंडाई। तो ओबिटर डिक्टा में क्या होता है? जज अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता है कि मुझे लगता है इस विटनेस का कंडक्ट सही नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है। इसके अलावा दूसरा होता है रेशो डेसिंडाई, इसने ये स्टेटमेंट्स दी और इनसे हम ये लॉ पॉइंट अप्लाई करके इसकी स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नीचे नीचे वाले कोर्ट्स फॉलो करेंगे, तो वो उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑबिटर डिक्टा एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ रेशो डेसिंडाई एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो उसने उस जजमेंट में लॉ पॉइंट बताया है, सिर्फ वही लोअर कोर्ट्स में एप्लीकेबल होगा, उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस लोअर कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होती है। रेमिशन मतलब रिड्यूस, आपने सुना होगा, जैसे ये जिस पर वो नलिनी वाला जो केस था, नलिनी संजय गांधी पर जिन्होंने अटैक किया था और उसके केस में उनकी पनिशमेंट कम कर दी गई, वो होता है रेमिशन। यानी कि डेथ पेनल्टी को आप 10 साल या 20 साल की सजा में कन्वर्ट कर दो। आपने लाइफ सेंटेंस किसी को दिया है तो उसकी जगह आप उसको 14 साल की सजा दे दो। रेमिशन मतलब सेंटेंस का टर्म जो है वो आप रिड्यूस कर देते हो।
देन रिपील, रिपील मतलब डूइंग अवे विद द लॉ सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड। जैसे एडल्ट्री का लॉ था, अब उसको रिपील कर दिया गया है। एडल्ट्री मतलब अब वो ऑफेंस नहीं है, पहले वो हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर एक ऑफेंस माना जाता था। इट इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, चलो ओके। तो जी ये आपकी इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स और लीगल फ्रेजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप एक एक अच्छे से मेमोराइज कर लेना और इनके बार बार इसको पढ़ते रहना बार बार, नहीं तो एक बारी में याद नहीं होते हैं कई बार। तो डेली बेसिस पे लाइक आई वुड सजेस्ट इन अ वीक और सो एक बार इनसे गो थ्रू कर लो, ये आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे। और स्पेसिफिकली वेन एवर यू आर हियरिंग और यू आर अटेंडिंग अ लेक्चर, तो लेक्चर के बीच में भी मैंने इनके मतलब बताए हैं। मोस्टली जो मैगजीम्स है वो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। तो लीगल मैगजीम्स और फ्रेजेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से समझ के जाना, यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर पक्का है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट लीगल मैगजीम्स एंड फ्रेजेस। ऑल द वेरी बेस्ट टू द लवली स्टूडेंट्स। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई लीगल मैगजीम समझ नहीं आया है, दोबारा चाहते हो समझना, कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द अपकमिंग क्लास। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग टाइम अहेड। थैंक यू।